20 जनवरी 2025 यानी ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से अमेरिका और भारत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अभी जिस तरीके से ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होनी है और अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदो, अगर खरीदोगे तो 500% टैरिफ लगा दूंगा। नाटो धमकी दे रहा है कि अगर रशिया से व्यापार करोगे तो 100% और टैरिफ हम लगा देंगे। ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। इस खबर ने कहीं ना कहीं जो आग लगी हुई थी दोनों देशों के रिश्तों के बीच, जो तपिश थी, उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें जिस तरीके से गिराई जाती हैं वैसा कुछ करने का काम किया है। पहलगाम हमला आपको याद ही होगा किस तरीके से 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया। टीआरएफ जो आतंकी संगठन है उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी और हालांकि 23 तारीख में उसने जिम्मेदारी ली थी और 25 तारीख में उसने इससे इनकार कर दिया था। ये तस्वीरें भी आप नहीं भूले होंगे, अभी तक इन्हीं को लेकर खबर आई है। टीआरएफ ने 25 तारीख को कहा था कि मैंने ये नहीं किया है, हमने ये आतंकी हमला ये नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दबाव था। कहा जाता है कि जो आतंकी संगठन टीआरएफ है लिट्टे का ये प्रॉक्सी है, जो लश्कर तैयबा है इसे चलाता है और यूएस डेजिग्नेट्स LET प्रॉक्सी द रेजिडेंट फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये खबर छपी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से तब इसे बनाया था। तब मतलब इसने बनाया था, अलग पर्दे के पीछे से आसिम मुनीर ही इसे चलाता है। अब जो है टीआरएफ की भूमिका पहलगाम हमले में क्या रही, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे एक एक कर। किस तरीके से वेस्टर्न घाटी में पहलगाम अनंतनाग जिला था, जम्मू कश्मीर में 26 पर्यटक मारे गए थे, 25 भारतीय थे, एक नेपाली थे। द रेजिडेंट फ्रंट ने 23 अप्रैल को जिम्मेदारी इसकी ली थी, हमने हमला किया है। बाद में लश्कर तैयबा का ये जो है एक प्रॉक्सी है जिस तरीके से उसके फंड पर यह काम करता है। टीआरएफ 2019 में उभरा जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। ये LET का एक प्रॉक्सी संगठन है जिसे पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाया है। ये जो कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है टीआरएफ को बैन करने का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे रिश्ते में एक तोहफे की तरह भी लोग देख रहे हैं। जून 2024 में रियासी का जो हमला हुआ था, जिसमें एक वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर हमला हुआ था, 9 श्रद्धालु उसमें मारे गए थे, वो भी इस टीआरएफ ने ही किया था। अक्टूबर 2024 गंदरबल जिले में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया था, 7 नागरिक उसमें मरे थे। टीआरएफ कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, LET के लिए कवर के रूप में काम करता है, जिससे कि कोई भी जो खतरा LET पर आए या LET को जो काम करना है वो इससे करवाता है, उसके कवर के रूप में काम करता है ताकि पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से दोषी ना ठहराया जा सके। अच्छा, पाकिस्तान इसे मानता भी नहीं है, पाकिस्तान इसे मतलब मानता ही नहीं कि हमारे यहां है, और मानता है तो कहता है कि हमने तो उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। आगे उस कहानी को भी समझेंगे किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसा है। आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेकर अपनी पहचान बनाना इन आतंकवादी संगठनों की जो है वो एक तरीके की स्ट्रेटजी होती है। अंतरराष्ट्रीय फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और हवाला के जरिए ये सब फंडिंग प्राप्त करता था। हमलों का प्रचार कर वैश्विक चरमपंथी समूहों से समर्थन भी ये सोशल मीडिया पर जुटाया करता था। लेकिन अब वैसा ये कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया था। अजीत डोभाल साहब ने 12 जुलाई 2025 को IIT मद्रास में कहा था कि ऑपरेशन 23 मिनट में पूरा हुआ। 23 मिनट में हमने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, सैटेलाइट इमेजरी से सबूत पेश किए जिसमें रनवे, हैंगर और आतंकी ठिकाने नष्ट दिखे जो पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस थे। डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान उन्हें चुनौती दी थी कि भारत में कोई भी नुकसान अगर हुआ है, अगर उसकी एक तस्वीर भी तुम जारी कर दोगे तो हम मान जाएंगे कि तुमने कुछ किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, टीआरएफ और LET के ठिकाने नष्ट हुए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि डिस्टॉर्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन किया है भारत की तरफ से। अमेरिका और सऊदी अरब ने सीज फायर करवाया, ये सारे दावे पाकिस्तान ने कहा। ट्रंप ने 65 दिनों में 22 बार ये कहा है अब तक, जब से ये सीज फायर 10 मई के बाद से हुआ है कि मैंने सीज फायर करवाया है। UNSC का आप जानते हैं किस तरीके से अस्थायी मेंबर फिलहाल पाकिस्तान है। 5 UNSC के स्थायी मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो होती है, बाकी 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। और कोई भी प्रस्ताव जब होता है तो इन 15 देशों से पास होकर ही वो जाता है, इन सबका सुझाव लेकर, सबकी सिग्नेचर के साथ ही कोई प्रस्ताव बाहर होता है।
25 अप्रैल को टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और दावा किया कि भारत राजनीतिक लाभ के लिए उसका नाम ले रहा है। पाकिस्तान जो 2025-26 में यूएनएससी का स्थायी सदस्य है ने 25 अप्रैल 2025 को यूएनएससी प्रेस स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की। यही पाकिस्तान फंस जाता है। जिस तरीके से भारत ने यूएनएससी में कहा कि जो टीआरएफ है इसे आप आतंकी संगठन घोषित करिए इंटरनेशनल लेवल पर, हालांकि यहां चीन बचाकर ले गया था पाकिस्तान को। चीन ने अपनी वीटो का इस्तेमाल किया और यह कहा कि नहीं, आतंकी संगठन ये नहीं है। लेकिन अगर ये आतंकी संगठन नहीं है, पाकिस्तान से का इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, फिर टीआरएफ का नाम प्रेस स्टेटमेंट से हटवाने की कोशिश पाकिस्तान ने क्यों की? इनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने अपने संसद में स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि प्रेस स्टेटमेंट में पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर शब्द नहीं लिखा गया था। मैंने आपत्ति दर्ज करवाई और कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर शब्द जोड़ा जाना चाहिए, टीआरएफ का नाम हटाया जाए, क्योंकि यह 370 हटाने के विरोध में बना संगठन है जिसे पाकिस्तान अवैध मानता है। मतलब पाकिस्तान मानता है कि यह अवैध है, और जब वो अवैध है तो फिर पाकिस्तान इसका यूएनएससी से नाम हटवाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है। और भारत ने इसी बात को पकड़ लिया। जब आप अवैध मानते हैं किसी आतंकी संगठन को, तो फिर आप हटवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से इसे आतंकी घोषित कर दिया गया। भारत की जो कूटनीति थी, भारत की जो रणनीति थी, वो इसमें बहुत अहम साबित हुई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने द रेजिडेंट फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ और स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एसडीजीटी घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने पहलगाम हमला की जिम्मेदारी ली। एलईटी का प्रॉक्सी है जो पहले से यूएनएससी और अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित है। यह भी मदद मिली, ये एलईटी का कवर के रूप में जो काम करता है, और एलईटी पहले से ही यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। भारत ने 23 और 24 में यूएनएससी के जो 1267 सैंक्शन कमेटी है उसमें टीआरएफ और एलईटी की गतिविधियों की रिपोर्ट सौंपी थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्री और विदेश जो हमारे मंत्री हैं जयशंकर साहब ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रयास किए हैं कि इसे आतंकी घोषित किया जाए। क्वाड में भी विदेश मंत्रियों की बैठक ने पहलगाम हमले को उठाया और टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। एससीओ की जो फिलहाल मीटिंग चीन में चल रही, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे, अभी जयशंकर साहब भी गए थे वहां पर, उसकी अलग अलग लेवल की बैठक वहां चल रही है। भारत ने एससीओ के स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का उल्लेख न होने पर विरोध किया था। भारत ने कहा था कि ये जो साझा ये नोटिस है, यह जो भी एक प्रस्ताव साझा तौर पर एससीओ के देशों ने जो साझा प्रस्ताव पारित किया है उस पर भारत सिग्नेचर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का विरोध नहीं किया गया था और पहलगाम का नाम भी उसमें नहीं लिया गया था। तो यह भारत का स्टैंड था। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टीआरएफ को अब जो है उसकी स्वीकार्यता अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान खुद टीआरएफ खो देगा। सोशल मीडिया पर टीआरएफ का जो प्रचार है, जो उसकी वेबसाइटें हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, प्रतिबंधित वो कर दी जाएंगी। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और हवाले के जरिए टीआरएफ को मिलने वाली फंडिंग रुक जाएगी। अमेरिका द्वारा बैंक खातों और संपत्तियों पर प्रतिबंध उसके लगा दिया जाएगा। जो उसके बैंक खाते मिलेंगे, अमेरिका को पता चलेगा उसके बैंक खाते हैं, तो वो बंद कर दिए जाएंगे। टीआरएफ को एलईटी का प्रॉक्सी मानने से पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थन उजागर हुआ है। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब है। टीआरएफ को बचाने की कोशिश उसकी नाकाम रही। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव, रूस से तेल आयात और फिर रेसिप्रोकल टैक्स की बात, जो ये कदम संबंधों में सुधार का संकेत हो सकता है। भारत ने 56 बिलियन के रूसी तेल का आयात के बावजूद अमेरिका को अपनी कूटनीति से राजी किया है, क्योंकि अमेरिका को कहा है अगर आप हमारे ऊपर कम टैरिफ लगाते हैं तो हम आपके साथ जो व्यापार है वो कहां तक लेकर जा सकते हैं, $500 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं। अब ट्रंप का रुख क्या है, यहां यह भी समझ लीजिए। टैरिफ किंग भारत को वो कह चुका है, 26% का टैरिफ लगा चुका है, 65 दिन में 22 बार सीज फायर का दावा कर चुका है। पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ बलूचिस्तान की रेक डिक माइन, मतलब बलूचिस्तान में जो कहें कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनका सौदा व्हाइट हाउस में असीम मुनीर बैठकर ट्रंप के साथ कर आया है कि लो भैया यहां से खुदाई करो, जो तुम्हें निकालना है निकालो, हमको बस रुपया देते रहो, हमको बस डॉलर देते रहो। भारत ने नाटो की 100% टैरिफ धमकी को दोहरा मापदंड भी करार दिया था अभी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस से 21.9 बिलियन यूरो का तेल खरीदा था। भारत ने ट्रंप के दावों का खंडन किया। पाकिस्तान की पहल दे ट्रंप की पाकिस्तान यात्रा की खबर ने भारत में चिंता जरूर, हालांकि अभी ये खबर भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई कि
ट्रंप यात्रा करने वाले हैं अमेरिका की, कब करने वाले हैं व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने यूएनएससी में विफलता के बाद अमेरिका को टीआरएफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजी किया, यह क्वाड समिट और विदेश मंत्रालय की सक्रिय कूटनीति का परिणाम हुआ है। भारत ने अमेरिका को टीआरएफ पर कार्रवाई के लिए मजबूर किया। यह पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने लगातार यूएनएससी में पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को बचाया है, यह अब नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से यूएनएससी में भले ही टीआरएफ को आतंकी संगठन भारत साबित ना करवा पाया हो, लेकिन अब करवाने में कामयाब रहा है। बाकी जैश ए मोहम्मद को आतंकी घोषित करने में भारत के प्रस्ताव को वीटो किया था, किसने? चीन ने वीटो किया था। 23-24 में भारत ने मई और नवंबर में यूएनएससी में टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को अर्धवार्षिक की इसमें रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन चीन ने इस रिपोर्ट को ब्लॉक करवा दिया था। ये जो सीपीईसी है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। चीन ने पाकिस्तान में $62 बिलियन का निवेश किया है। टीआरएफ को आतंकी घोषित करने से पाकिस्तान की छवि खराब होगी, जो सीपीईसी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने पिछले 1 साल से इस सीपीईसी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जान चुका है जितने आतंकवादी संगठन यहां है, या फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं, यह प्रोजेक्ट उसका पूरी तरीके से फेल रहने वाला है। हथियारों का बाजार, यह चीन की सबसे बड़ी वजह है कि चीन इतना पालता पोसता अमेरिका को क्यों है, क्योंकि चीन के जो हथियार हैं वो कोई और देश तो खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से वो चाहता है अपने दामों पर बेच देता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो चलने वाले, चीन के जो हथियार हैं वो चलने वाले हथियार नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को जीएफ थंडर 17 जो दिया, पाकिस्तान में ही इसका कारखाना भी लगवा दिया है, और वहीं चीन और पाकिस्तान मिलकर इसे बनाते हैं। J-10C जेट्स और ड्रोन बेचता है, वो पाकिस्तान को बाजार के रूप में चीन देखता है, इसीलिए चीन इसके साथ इतना नजदीकी रहता है। चीन ने यूएनएससी में टीआरएफ को बचाया क्योंकि पाकिस्तान उसका आर्थिक और रणनीतिक तौर पर साझेदार है, और अभी भी इसके जो JF-35 जिसे वो स्टेल्थ फाइटर जेट बता रहा है पाकिस्तान, उसमें भी 50% के रेट पर देने की बात चीन ने पाकिस्तान को की है, इसीलिए पाकिस्तान इसे बचाता आ रहा है। बाकी भारत ने साफ कर दिया है, जिस तरीके से आतंकी संगठन घोषित हुआ है, कि भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद पर थी, है और भविष्य में भी रहेगी। अब पूरी तरीके से जब इसकी फंडिंग बंद हो जाएगी, क्वाड समिट 2025 का आपको बता दूं कि जो मेजबानी करने वाला है वो भारत ही करने वाला है, और ट्रंप को न्योता भेजा जा चुका है, ट्रंप भी यहां आने वाले हैं। अब क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाने में हम कामयाब रहे हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से भारत में आतंकी हमले ये टीआरएफ कर रहा था और शायद अब नहीं कर पाएगा, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।